पर यतिन के पास चलते हैं। यतिन बताइए, आप मार्केट क्लियरली बहुत पैरानॉइड है बैंक्स में, जिस तरह की सेल ऑफ देखने को मिला है उसके चलते। बिल्कुल, और बैंक्स ही नहीं हर्षदा, हमने ये भी देखा है कि जो एनबीएफसीज हैं यहाँ भी ज़बरदस्त पिटाई हुई है, और ग्लोबली हमने देखा है कि जो फाइनेंशियल्स हैं यहाँ बहुत बड़ा एफआई फ्लो जो है वो चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अमेरिका में यानी यूएस मार्केट्स में जो मॉर्गेज रेट्स हैं वो 7% के पार चले गए हैं, और 7% का मतलब ये है कि 20 साल का सबसे बड़ा मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट अब यूएस में शुरू हो गया है, जिसके कारण बहुत सारे डिफॉल्ट्स और बहुत सारी सर्विसिंग दिक्कतें आने की उम्मीद जो है वहाँ के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बढ़ती ब्याज दरें हैं वो चिंता का विषय बना हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में, और क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल पैसा है और क्योंकि कंसर्न्स हैं, तो सबसे ज़्यादा आउटफ्लो भी यही सेक्टर में से देखने को मिल रहा है। जहाँ तक कि आरबीआई का सवाल है, पॉलिसी है फ्राइडे को, और पॉलिसी के ठीक पहले हमने निफ्टी बैंक में बहुत बड़ा सेल ऑफ देखा है, क्योंकि शायद जो बाजार का थिंकिंग है वो ये है कि शायद रेट्स तो होल्ड हो जाएंगे, लेकिन आरबीआई स्टांस चेंज कर सकती है, क्योंकि ग्लोबली जो सेंट्रल बैंक्स पे प्रेशर है ब्याज दरें बढ़ाने का, उसको आरबीआई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और कहीं ना कहीं आरबीआई को भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे फर्दर मॉनेटरी टाइटनिंग को लेके। तो कहीं ना कहीं ये जो इजी मनी फ्लो था, और कहीं ना कहीं जो एनबीएफसीज में जो रैली थी वहाँ आपको बिकवाली आती हुई दिखाई दे रही है। एनबीएफसी जैसे कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, जैसे कि एल&टी फाइनेंस, एम&एम फाइनेंस, ये पिछले 6-12 महीनों में दुगने हो चुके हैं, 50%, 60% से ज़्यादा चल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कट्स इन्हीं सब शेयर्स में आ रहे हैं, चाहे वो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस हो, एम&एम हो, मन्नापुरम हो, एल&टी फाइनेंस हो, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस यानी श्रीराम फाइनेंस हो। इन सभी स्टॉक्स में आपको 4 से 5% की करेक्शन देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अंडर वैल्यूएशन था, लेकिन कैचअप के बाद अब आपको थोड़ा बहुत सेल ऑफ इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में जहां रैली ज़्यादा हुई है वहां देखने को मिल रहा है, और बैंक्स में भी आपको प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया और ये सब जानकारी सामने रखने के लिए। और हर्षदा, बैंक्स और एनबीएफसीज की रैली शुरू हुई थी करीब 3 या 4 महीने पहले, जब वो आरबीआई ने, तब हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेट हाइक आएगा, और जब वो पॉज किया था और वो अहेड ऑफ द कर्व टाइप का एक पॉज था, उसके बाद एक बड़ी रैली आई थी बैंक्स और एनबीएफसीज में। अब क्लियरली मार्केट को शायद ये लगने लगा है कि वो रैली ऑलरेडी काफ़ी प्ले आउट हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ से वापस एक रिस्क बन रहा है एक सिस्टम में रेट्स को लेकर, और इस बार की पॉलिसी तो ये माना जा रहा है कि शायद पिछली पॉलिसी से भी ज़्यादा हॉकिश होगी। पॉज भले ही आ जाए, लेकिन हॉकिश पॉज ये पॉसिबल है, और प्लस ये शेयर्स काफ़ी चल चुके हैं, काफ़ी दौड़ चुके हैं, इसके लिए अब यहाँ पर शायद रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवर में है नहीं। लेकिन एक काम करते हैं, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर पर पूरी बातचीत के लिए अब हमारे साथ एक एनालिस्ट को जोड़ लेते हैं। शेर खान से राहुल मलानी जुड़ गए हैं हमारे साथ। राहुल, गुड आफ्टरनून। पहले तो एक अपना व्यू दीजिए एचडीएफसी बैंक पर, जिसके हम अभी कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे। आपको कैसे लगे बिजनेस अपडेट्स यहाँ पर, और क्या व्यू है इस समय इस बड़े दिग्गज को लेकर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून सर। ओवरऑल नंबर्स जो बिजनेस अपडेट में एचडीएफसी बैंक ने रिपोर्ट किए लोन ग्रोथ और डिपॉजिट्स पे इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, बट अगर हम क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो देखें वो बहुत हायर साइड पे है कंपेयर टू द इंडस्ट्री लेवल, तो वो लोन ग्रोथ को लो मिड टीन्स में रखेंगे ओवर द एटलीस्ट ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो जो एक्सपेक्टेशंस है स्ट्रीट की, जो 15-16% हाई मिड टीन्स की ग्रोथ की, वो नहीं आती हुई दिखेगी। जो अभी अगर नेट एडवांसेस ग्रोथ देखें एचडीएफसी बैंक ने अभी, अगर दोनों का एचडीएफसी लिमिटेड का मिला है और एचडीएफसी बैंक का मिला है, और उसमें नॉन इंडिविजुअल लोन्स बुक भी मिला है एचडीएफसी लिमिटेड की, ऑलमोस्ट वो 12-13% के आसपास लोन ग्रोथ बैठती है हम लोगों के एस्टिमेट के हिसाब से। तो यहाँ से लाइबिलिटी साइड ट्रांजिशन एक इम्पॉर्टेंट होगा, तो हमको लगता है कि स्टॉक इज लाइकली टू कंसोलिडेट इन नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स। कि ये बात हुई एचडीएफसी बैंक की, लेकिन राहुल इस समय जो सबसे बड़ी चिंता है कि इज द टाइड टर्निंग अगेन बैंकों के लिए, जो हायर एक्सपोजर अक्रॉस द बोर्ड मार्केट ने लिया हुआ है बैंक्स एनबीएफसीज में। सबसे बड़ी चिंता आपके लिहाज से क्या होगी अगर यहाँ से स्थिति और बिगड़ती है? 6 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी, और हमारा ये व्यू है कि ये एक रेट पॉज आएगा प्लस, बट एक हॉकिश कमेंट्री एक्सपेक्टेड है। यहाँ से हमको लगता है कि अगर यूएस मार्केट की बात करें तो वहाँ पे एक रेट हाइक बनता है 2023 में। तो मुझे नहीं लगता है कि ये थोड़ा ये पैनिक प्रॉफिट बुकिंग है। तो अगर स्टॉक इतने यानी लास्ट 6 मंथ्स में अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो दे हैव द बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक्स ने स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिया है।
बट अगर आप आउटलुक की ओवरऑल आउटलुक की बात करेंगे तो अभी भी मुझे लगता है कि ओवर नियर टर्म विजिबिलिटी अर्निंग्स की अच्छी है। तो उस हिसाब से अगर वैल्यूशंस करेक्ट होते हैं तो हम उसमें रिकमेंड करेंगे स्टॉक्स को ऐड करने के लिए। ओके, मैं आप कौन कौन से स्टॉक्स रिकमेंड करेंगे ऐड करने के लिए पूछूंगा, लेकिन राहुल मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। विद इन एनबीएफसीज अब देखिए हुआ क्या, पोस्ट कोविड जो पूरी रिटेल लेंडिंग थी जिसमें ग्रोथ थी, उसमें भी अनसिक्योर्ड काफी लोन जो थे वो काफी ग्रो कर गए थे। और लास्ट जो लगभग 7 महीने की साइकिल रही है रेट हाइक की, उससे थोड़ा सा एनपीएस बढ़ने की जो गुंजाइश बढ़ गई है विद इन द एचएफसी बास्केट। भाई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ वो दिक्कत है नहीं, गोल्ड फाइनेंस कंपनी के साथ वो दिक्कत है नहीं। तो आप कौन कौन सी एनबीएफसीज पे थोड़ा सा मानते हैं कि अगले 2 क्वार्टर्स में एनपीएस बढ़ने का रिस्क है, किसको आप अवॉइड करेंगे और आपकी प्रेफर्ड पिक लिस्ट में क्या है इस वक्त? सर आपका कहना ठीक है। जो इंडस्ट्री डेटा जो सिबिल ने दिया है उसमें देखा गया है कि जो भी टिकट साइज पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन्स की टिकट साइज अगर 50,000 से कम है उसमें थोड़ा एनपीएल थोड़ा स्ट्रेस बढ़ा है। बट अगर आप लास्ट आयर एनबीएफसी देखेंगे जैसे बजाज फाइनेंस हुआ, चोला फाइनेंस हुआ, ये लोग पर्सनल लोन्स कर रहे हैं, इनका टिकट साइज बहुत रिलेटिवली हायर है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रॉब्लम लास्ट आयर एनबीएफसी में आएगी। ये प्रॉब्लम आ सकती है जो नए फिनटेक प्लेयर्स है, जैसे आप बात करें पेटीएम और एंसो, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा थोड़ा एक स्पाइक एनपीएल्स। भी आपकी प्रेफर्ड एनबीएफसीज कौन कौन सी जिनको पिक कर रहे हो, या फिर आपका पूरे एनबीएफसीज में और बैंक्स में पिकिंग ऑर्डर क्या है? बैंक्स में हम लोग अभी करंटली मिड टायर प्राइवेट बैंक्स पे बेट कर रहे हैं। फेडरल बैंक और इंडसइंड बैंक टॉप पिक है, क्योंकि लार्ज प्राइवेट बैंक्स में अगर देखा जाए तो री-रेटिंग का स्कोप नहीं है। बट मिड टायर प्राइवेट बैंक्स में अभी भी दोनों में हमको लगता है कि एक री-रेटिंग का स्कोप है, क्योंकि जो आरओईज जो जनरेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूएशन है बहुत सस्ता है। और अगर हम पीएसयू बैंक में बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी एंड एसबीआई पे हम बुलिश है। एनबीएफसीज में बात करें तो चोला फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, 5 स्टार फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस हमारे पिक है। राहुल, पीएसयू बैंकों में आपने ऑफ कोर्स कुछ स्टॉक्स मेंशन किए हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड क्या ये जो आउट परफॉर्मेंस सरकारी बैंकों की रही है वर्सेस निजी बैंक, वो गैप बना रहेगा क्या? अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस ओवरऑल आउटलुक देखेंगे तो आउटलुक अभी चेंज नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे तो लोअर टायर हम लोगों का मानना है कि लास्ट टायर पीएसयू बैंक से कंपैरेटिवली लोअर टायर पीएसयू बैंक आउट परफॉर्म करेंगे रिमेनिंग FY24 में, क्योंकि उनका जो रिटर्न रेशियोज था वो इनफैक्ट आप FY23 में भी उठा के देंगे तो सबड्यूट था, क्योंकि उनका क्रेडिट कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट 1.5% 2% के आसपास था। तो अब लगता है कि जो उनका जो बैड बुक है, जो बैक बुक क्लीन अप बचा है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक सब्सटेंशियल वो रिटर्न ऑन एसेट्स 1% के आसपास बताएंगे, तो उससे एक री-रेटिंग बनती है ओके राहुल, लोअर टायर पीएसयू बैंक्स में। शुक्रिया राहुल बहुत बहुत आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।